हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्क इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। आज की क्लास में हम क्लास 12 से सॉलिड चैप्टर से बात करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स। लास्ट क्लास में हमने मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की बात करी थी, तो आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ योर सॉलिड्स। तो उसके लिए हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, दैट इज़ कॉल्ड बैंड थ्योरी। तो आइए पहले हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब बैंड थ्योरी में सपोज करिए मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है सोडियम एटम का। सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, तो उसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मिलेगी 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। ये सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, 1s, 2s, 2p एंड 3s आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो उसको हम एनर्जी लेवल डायग्राम इसका अगर हम बनाते हैं तो इस तरह से दिखाई देगा। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, 2s में 2, 2p में 6 एंड 3s, और ऊपर की तरफ जाते जाएंगे तो एनर्जी बढ़ता जाएगा। 1s से ज़्यादा एनर्जी 2s का होता है, 2s से ज़्यादा एनर्जी 2p में, देन 3s एंड देन 3p में। ठीक है, अब जिस चैप्टर में हम बात कर रहे हैं सॉलिड की, है ना, अगर मैं एक सोडियम क्रिस्टल लेता हूँ सपोज करिए, तो क्या एक सोडियम के क्रिस्टल में एक सोडियम का एटम होगा? नहीं, एक सोडियम के क्रिस्टल में कई सारे आपके सोडियम के एटम्स होंगे जो वहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे बाय मेटालिक बॉन्ड्स। तो अब हम यहाँ पे एक सिंगल एटम की बात नहीं करेंगे। तो जब हम बात करते हैं अगर 2 सोडियम एटम आपस में जुड़ते हैं सपोज करिए, क्योंकि 2 के बाद 3 जुड़ेंगे, फिर 4 जुड़ेंगे, फिर 5, और ऐसे करके फिर बहुत सारे सोडियम एटम जुड़ेंगे, तब जाके सोडियम का क्रिस्टल तैयार होता है। तो अभी तो हमने सिंगल एटम की बात करी यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 2 सोडियम एटम की बात करी है, देखिए। तो आपको याद होगा उसके लिए कॉन्सेप्ट आता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ये ऊपर जो हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब हमने पढ़ा था कि जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो वहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगता है, और फिर वहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, आपको याद आ रहा हो तो 1s से कंबाइन होता है, तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, इस तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स क्रिएट हो जाते थे। तो यहाँ पर अब हमने उन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को क्रिएट किया। जैसे मैंने आप सपोज करिए, अब जैसे वहाँ पर 1s था तो एक 1s बनेगा, एक 1s स्टार बनेगा, फिर ऐसी 2s है, फिर 2s स्टार है, बट मैंने लिखा नहीं है बट समझ जाएं। फिर ऐसी 2p के साथ 2p स्टार, फिर 3s के साथ 3p स्टार एंड देन 3p जो उसका एम्प्टी ऑर्बिटल था। तो ये आप इस तरह से देख सकते हैं। बट ये जो एनर्जी लेवल डायग्राम है, इट इज़ नॉट फॉर अ सिंगल सोडियम एटम, इट इज़ फॉर 2 सोडियम एटम व्हेन दे कंबाइन विद ईच अदर। ठीक है, तब 2 सोडियम एटम इस तरह से कंबाइंड होंगे तो देन दे फॉर्म दिस काइंड ऑफ एनर्जी लेवल डायग्राम। दिस इज मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंगली इस तरह से दिखाई देगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि अब अगर हम सोडियम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो फिर सोडियम क्रिस्टल में देर आर सो मैनी सोडियम एटम्स। तो व्हाट इज द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर दैट सोडियम क्रिस्टल? तो उसमें होता क्या है कि अब जैसे कि आपने देखा कि इसमें 1s है, अब एक सोडियम का 1s होगा, अब एक सोडियम क्रिस्टल में कई सारे सोडियम के एटम्स होंगे। तो होता क्या है कि सारे सोडियम के एटम के जो 1s ऑर्बिटल्स होंगे वो सब एक जगह कंबाइंड हो जाएंगे और वो अपना एक बैंड क्रिएट कर लेंगे। आ रही समझ में? तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बैंड थ्योरी में लेकर आ रहे हैं। तो बैंड थ्योरी यही कहता है कि जैसे आप एक सिंगल सोडियम एटम लिया, उसमें एक 1s ऑर्बिटल है, फिर एक 2s है, 2p, एक 3s है। तो जैसे अब बहुत सारे जब सोडियम एटम्स आपस में जुड़ेंगे तो सभी सोडियम एटम का जो 1s ऑर्बिटल होगा वो कंबाइंड होकर एक सिंगल बैंड बना लेगा। तो वो 1s का एक बैंड क्रिएट होगा। जैसे देखिए नेक्स्ट लेवल डायग्राम आप देख सकते हैं। तो ये एक सोडियम एटम, जब बहुत सारा क्रिस्टल ऑफ सोडियम की बात हो रही है अब, तो उसमें बहुत सारे जब सोडियम एटम कंबाइंड हुए तो ये एक 1s बैंड क्रिएट हुआ। तो इसमें सारे के सारे जो 1s ऑर्बिटल्स हैं वो आ जाएंगे, उनके इलेक्ट्रॉन्स इसमें आपको दिखाई देंगे। फिर ऐसी 2s ऑर्बिटल भी अपना बैंड क्रिएट करेगा, 2p भी अपना बैंड क्रिएट करेगा, 3s भी अपना बैंड क्रिएट करेगा। तो ये तब की बात हो रही है जब हमारे पास कई सारे सोडियम एटम्स आपस में जुड़ जाएंगे एक सोडियम के क्रिस्टल में। तो हम इस चैप्टर में सॉलिड्स की जब हम बात करेंगे तो वहाँ पर ऐसा ही होता है। तो सॉलिड को जब हम देखते हैं अंदर से, तो उसके अंदर एटॉमिक या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं। वो सभी जुड़ने के बाद, सभी ऑर्बिटल जुड़ने के बाद, जैसे 1s सब जुड़ जाएंगे एक साथ, 2s सारे जुड़ जाएंगे एक साथ उस एटम के, फिर ऐसे सभी एटम के, फिर ऐसी 2p सभी एटम के, फिर ऐसी 3s सभी एटम्स के, और देन दे फॉर्म अ बैंड्स। इस तरह के फिर वो बैंड्स क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर हम 2 तरह के बैंड्स पर ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे। वो कौन से 2 बैंड्स होते हैं देखिए। तो सबसे पहले उसमें बैंड आता है बैलेंस बैंड। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बैलेंस बैंड? बैलेंस बैंड वो बैंड होता है जो कि उसके बैलेंस शेल क्रिएट करता है। जैसे अगर हम सोडियम के मेटल के पास जाएंगे तो वहाँ पर बैलेंस शेल कौन है? 3s, क्योंकि लास्ट आउटर मोस्ट शेल को हम बैलेंस शेल कहते हैं। तो जब 3s सोडियम के सारे आपस में जुड़ेंगे, जो बैंड क्रिएट होगा, दैट बैंड इज कॉल्ड हियर बैलेंस बैंड। तो बैलेंस बैंड इज क्रिएट बाय द बैलेंस शेल, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होगा उस एटम का, उसके द्वारा जो बैंड क्रिएट होगा। सारे मतलब जैसा मान लीजिए सोडियम का एग्जांपल ले रहे हैं, तो सभी सोडियम के जो बैलेंस ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होकर जो बैंड क्रिएट करेंगे, दैट बैंड इज कॉल्ड हियर बैलेंस बैंड। और
उसके ऊपर जो फिर जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे, जैसे अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3p ऑर्बिटल यहाँ पे खाली पड़ा हुआ है, तो 3p ऑर्बिटल के पास कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, लेकिन 3p ऑर्बिटल्स भी जो सोडियम का होगा जो खाली पड़ा हुआ है वो भी अपना एक बैंड क्रिएट करेगा, तो इट इज जस्ट अबव द वैलेंस बैंड, है ना, क्योंकि ये 3p ऑर्बिटल उसके वैलेंस शेल से ठीक ऊपर है, क्योंकि सोडियम का वैलेंस शेल कौन है, 3s, तो ठीक उसके ऊपर है। तो ऐसा हर सॉलिड में होगा, मैं तो अभी सोडियम का एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ आपको, लेकिन ऐसा हर ऑर्बिटल में होगा, हर किसी ऑर्बिटल का अपना वैलेंस शेल होगा, वो वैलेंस शेल सारे मिलकर एक वैलेंस बैंड क्रिएट कर लेंगे सभी एटम्स, और उसके ऊपर के जितने ऊपर वाले जो ऑर्बिटल होंगे वो जो बैंड्स क्रिएट होंगे उसको हम कंडक्शन बैंड कहते हैं। तो लिखा हुआ है ना, ऑर्बिटल शेल्स अबव द वैलेंस बैंड शेल, तो वैलेंस शेल से ऊपर के ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे वहाँ पे 3p ऑर्बिटल है, तो ये सारे ऑर्बिटल कंबाइंड होकर एक और बैंड क्रिएट करेंगे, दैट इज बैंड इज कॉल्ड हियर कंडक्शन बैंड। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारे दो इंपॉर्टेंट बैंड क्रिएट होते हैं, एक वैलेंस बैंड और एक कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड के जस्ट ऊपर होता है कंडक्शन बैंड, जैसे डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये हमारा वैलेंस बैंड हो गया VB, और CB का मतलब है कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, ठीक है। अभी एक एनर्जी गैप कहीं पर होगा कहीं पर नहीं होगा, वो हम आगे देखेंगे, बट अभी वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में जो एनर्जी गैप होगा, क्योंकि ये कहीं पर ओवरलैप भी हो जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, वो हम समझेंगे कैसे हो सकते हैं, लेकिन अभी हम ये देख के चल रहे हैं कि वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जो भी एनर्जी गैप होगी, कंडक्शन बैंड जो होता है थोड़ा लाइटर होता है तो वो उसके ऊपर रहेगा, वैलेंस बैंड जो होगा कंडक्शन बैंड का ठीक नीचे रहेगा, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इसलिए थोड़ा नीचे की ओर रहेगा। तो इनके बीच में जो एनर्जी गैप आ जाता है, क्योंकि कंडक्शन बैंड का जितने भी ऑर्बिटल्स होंगे उसके अंदर जितना बैंड बनेगा उस सबकी एनर्जी ज़्यादा होगी, वैलेंस बैंड का जो ऑर्बिटल जितने भी होंगे वहाँ पर एनर्जी कम होगी। तो इनके एनर्जी जो गैप यहाँ पे क्रिएट होता है उसको हम एनर्जी गैप या फिर उसको फॉरबिडन जोन कहा जाता है, या फॉरबिडन गैप भी बोला जाता है कई जगह पर। तो तीन टर्म आपके लिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो वैलेंस बैंड विच इज क्रिएटेड बाय ऑल द वैलेंस शेल ऑफ द एटम्स, एंड द कंडक्शन बैंड विच इज फॉर्म्ड बाय द एम्प्टी ऑर्बिटल्स, जो उसके वैलेंस शेल के बाद वाले जितने भी खाली ऑर्बिटल्स होते हैं वो जो बैंड क्रिएट करते हैं वो कंडक्शन बैंड कहलाता है। एंड द एनर्जी गैप बिटवीन दीज टू बैंड्स, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इज कॉल्ड हियर फॉरबिडन जोन, फॉरबिडन गैप या फिर एनर्जी गैप। तो इसी फॉरबिडन जोन के बिहाफ पर हम अपने सॉलिड्स को इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग समझने के लिए तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं उसमें कंडक्टर, फिर एक होते हैं सेमीकंडक्टर्स और एक होते हैं उसमें इंसुलेटर। तो ये जो हमने कैटेगराइजेशन किया है ऑन द बिहाफ ऑफ ये फॉरबिडन जोन के बिहाफ पे ही किया हुआ है। तो आइए अब इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो अगर अब हम यहाँ पर इस चीज़ को थोड़ा डिटेल में समझें तो ये देखिए सारी बातें जो मैंने अभी आपको बताई हैं वही सभी बातें आपको इस बैंड मॉडल में, बैंड थ्योरी में मिल जाएंगी। तो वैलेंस बैंड की बात हो रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर, और ये जो वैलेंस बैंड होता है और जो हमारा जो कंडक्शन बैंड होता है, अगर वो अब जैसे मैंने बताया कि उसके अकॉर्डिंगली जो उनके बीच में गैप क्रिएट हो रहा है, जैसे अब लिखा है ना, द स्पेस बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड रिप्रेजेंट द एनर्जी फॉरबिडन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड आर एनर्जी गैप्स एंड फॉरबिडन जोन। तो उसको हमने अब यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझना है। तो उसके अंदर हम पहला समझ रहे हैं कंडक्टर्स को। तो अगर हम कंडक्टर्स देखें तो हमने पता है कंडक्टर्स में कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे आप आयरन ले लें, कॉपर ले लें, दे आर ऑलरेडी ए वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसमें क्या होता है कि जो कंडक्शन बैंड होता है वेरी क्लोज टू वैलेंस बैंड होता है, उनका जो वैलेंस बैंड होता है और कंडक्शन बैंड होता है वो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं, तो उनके बीच में जो फॉरबिडन जोन बनता है वो बनता ही नहीं है, एनर्जी गैप बहुत ही कम होता है। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस बैंड से कहाँ पहुँच जाते हैं, कंडक्शन बैंड में। क्योंकि आपको इस बात को जरूर समझ के रखना है कि अगर इलेक्ट्रॉन मेरा वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाए तो उसको कंडक्शन बैंड तभी नाम दिया है, क्योंकि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएगा तभी वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। जब तक इलेक्ट्रॉन मेरे वैलेंस बैंड में रहेंगे और वो कंडक्शन बैंड में नहीं जा पा रहे, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन पहुंचने के बाद फ्री हो जाता है, जब तक वो वैलेंस बैंड में रहेगा तो वो उसको न्यूक्लियस उसको अट्रैक्ट करके रखेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे, और इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। तो आपके इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कहाँ पहुंचाना होता है, कंडक्शन बैंड में पहुंचाना होता है। तो जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड पहुंचेगा देन इट बिकम्स फ्री एंड द इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट कंडक्टिंग। बट कंडक्टर में ऐसा कुछ नहीं होता, कोई कंडक्टर में जो गैप होता है ये होता ही नहीं है। देखिए तो मैंने आपको दिखा रखा है कंडक्टर के केस में जो मेटल्स होते हैं हमारे सारे, उसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर जाते हैं। देखिए तो यहाँ पर ओवरलैपिंग हो रही है या फिर वेरी स्मॉल एनर्जी गैप होता है, मतलब इतना कम एनर्जी गैप होता है कि वो आसानी से इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चला जाता है। और आप मेन चीज़ तो ओवरलैपिंग की समझ के रखिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटल कंडक्शन बैंड इज close to valence band, therefore electrons can easily go into the conduction band and therefore metals are good conductor of electricity। तो ये इसी वजह से जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं अच्छे कंडक्टर इस इलेक्ट्रिसिटी की इसी वजह से बन पाते हैं, क्योंकि उसमें कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो होता नहीं है या बहुत ही कम होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है, और फॉरबिडन जोन वहाँ पर एक तरीके से बहुत कम हो जाता है। तो इसी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत अच्छे तरीके से वो कंडक्ट कर सकते हैं आराम से। हाँ जी, तो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं इंसुलेटर्स की। इंसुलेटर्स में आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो पाती है। फॉर एग्जांपल इफ़ यू टेक पेपर, वुड, कॉटन, प्लास्टिक, तो इन सब में एबिलिटी नहीं होती, इन सभी सॉलिड्स में एबिलिटी नहीं होता है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने का। तो उसका रीज़न ये बताया गया है कि जो
इंसुलेटर्स होते हैं वहाँ पर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में बहुत ही ज़्यादा लार्ज गैप एनर्जी गैप होता है। इतना लार्ज एनर्जी गैप जो फॉरबिडन जोन जो होता है इतना ज़्यादा होता है कि इलेक्ट्रॉन को जितना मर्जी चाहे एनर्जी दे दें वो कभी भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा ही नहीं पाते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि द एनर्जी गैप बिटवीन द वैलेंस बैंड एंड द कंडक्शन बैंड is very large, therefore the empty bands are not accessible for the conduction. Therefore electrons or valence band cannot jump into the conduction band and the insulator have extremely low conductivity. तो वही चीज़ वो यहाँ पर समझाना चाह रहे हैं कि इस केस में अब क्या हो रहा है कि आपका जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है उनके बीच में एकदम एनर्जी गैप बहुत हाई हो गया है। तो इलेक्ट्रॉन कभी भी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर ही नहीं पाएगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन आपका वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएगा ही नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट नहीं हो पाती। इसलिए इंसुलेटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाते हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सारा कहानी किसकी है? एनर्जी गैप की है, फॉरबिडन जोन की है। उसके बाद आते हैं हमारे पास सेमी कंडक्टर्स। सेमी कंडक्टर्स की जो कंडक्टिंग पावर होती है वो कंडक्टर से मतलब मेटल से थोड़ी कम होती है, बट इंसुलेटर से अच्छी होती है कंडक्शन पावर की अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इनके बीच में एनर्जी गैप होता है वो मतलब कि आप कह सकते हैं कि इनका जो एनर्जी गैप यहाँ पर क्रिएट होगा, फॉरबिडन जोन जो क्रिएट होगा इन सेमी कंडक्टर्स में, वो मेटल से तो थोड़ा क्या होगा आपका मतलब मेटल में जैसे फॉरबिडन जोन तो बिल्कुल नहीं होता है, तो इनके भी थोड़ा बहुत फॉरबिडन जोन होगा, लेकिन इंसुलेटर से तो कम होगा। इस इंसुलेटर में फॉरबिडन जोन बहुत ही ज़्यादा था, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कभी भी जंप नहीं कर पा रहा था वैलेंस शेल से वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में। लेकिन इनके केस में एनर्जी गैप कम होगा, इतना ज़्यादा नहीं होगा जितना कि इंसुलेटर में दिखाई दे रहा है, जैसे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी गैप कम होने की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अगर हम इतनी एनर्जी दे दें ताकि वो एनर्जी गेन करने के बाद वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा सके, तो अब ये एनर्जी गैप यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे कम होता है, लेस देन इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होना चाहिए। तो इतना एनर्जी हम उस इलेक्ट्रॉन को अगर दे देते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन फिर वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है, तो उससे फिर वो कंडक्शन पावर उनके अंदर आ जाती है। तो सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो कंडक्टिंग पावर वैसे तो नहीं दिखाते हैं क्योंकि उनके अंदर एनर्जी गैप होता है, लेकिन उनके अंदर पड़े हुए जो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन है उनको हम इतना एनर्जी प्रोवाइड कर दें जो एनर्जी वहाँ पे चाहिए कंडक्शन बैंड में जाने के लिए, तो वो आपका लेस देन 300 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अराउंड रहता है। तो उतना एनर्जी अगर उनको मिल गया तो वो इलेक्ट्रॉन इजीली फिर वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जाएगा और वो सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना शुरू कर देगा आपका। तो ये चीज़ आपको समझने वाली है कि जो एनर्जी गैप के बिहाव पर हम फॉरबिडन जोन के बिहाव पर अपने सॉलिड्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज कॉल्ड कंडक्टर्स, देन सेमीकंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कंडक्टर्स में फॉरबिडन वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं तो इजीली इलेक्ट्रॉन पहले से ही कंडक्शन बैंड में पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है। इंसुलेटर के अंदर ये गैप बहुत ही ज़्यादा लार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन कभी भी वैलेंस बैंड से जम कर कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता, तो दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंसुलेटर्स। सेम कंडक्टर में ये गैप काफ़ी मतलब कि इनसे तो कम होता है, इंसुलेटर से तो कम ही होता है, और जिसकी वजह से फिर यहाँ पर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी देना होता है या इलेक्ट्रॉन कहीं से भी एनर्जी इतना अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले कि वो वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड में जा सके, तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो ये चीज़ सेमीकंडक्टर के साथ हो सकती है यहाँ पर। तो वो किसी के थ्रू टेम्परेचर को बढ़ाकर या इनको हीट अप करके हम ये चीज़ काम यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और समझने वाली है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पावर के बिहाव पर ही, कि जैसे आपने देखा होगा कि अगर हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करते हैं यहाँ पर किसके लिए, जैसे आप यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं तो लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर। अगर हम सेमी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो टेम्परेचर बढ़ाने से वो बढ़ती है। समझ में आ रही है बात? अगर सेमी कंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पावर की अगर हम बात करें तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे तो उनकी कंडक्शन पावर बढ़ेगी, लेकिन अगर आप यही चीज़ मेटल के साथ करते हैं, अगर मेटल में आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हो तो उनकी कंडक्टिंग पावर डिक्रीज़ हो जाती है। तो इसका रीज़न क्या होता है कि जो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, तो सेमीकंडक्टर की जो कंडक्शन पावर होती है अभी हम पढ़ेंगे आगे, वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसमें होल्स होते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट की वजह से होती है। तो जब हम वहाँ पर टेम्परेचर को राइज़ करते हैं तो वहाँ पर और ज़्यादा होल्स या और ज़्यादा जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट्स होती हैं वो रहती हैं वहाँ पर। अभी हम पढ़ेंगे उसके बारे में, लेकिन अभी आप समझने के लिए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं। लेकिन अगर हम मेटल की बात चाहते हैं तो मेटल में जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनका रेजिस्टेंस बढ़ता है, आपने पढ़ा होगा। तो रेजिस्टेंस एक टॉपिक रहता है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से वहाँ पर रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो जाता है और रेजिस्टेंस के बढ़ने की वजह से फिर वहाँ पे उनकी कंडक्टिंग पावर जो होती है कम हो जाती है। तो आपने ध्यान रखना कि मेटल की कंडक्टिंग पावर टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ करेगी, लेकिन सेमी कंडक्टर की जो कंडक्टिंग पावर है टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है। तो उसका रीज़न कैसे हो सकता है, उसमें मैंने अभी होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की बात करी है, तो वो हम और अच्छे तरीके से तब समझ पाएंगे जब हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी कंडक्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में अब हम इसी के ऊपर जो है बात करने जाएंगे, जिसके अंदर हम कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमी कंडक्टर्स की बात करेंगे। तो आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हो रहा होगा, जिसके अंदर हमने बात करी है अभी
बैंड थ्योरी की और वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, इस तरह की बैंड्स की बात करी है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है कि जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग पावर होती है किसी भी सॉलिड्स का, वो फॉरबिडन जोन पे डिपेंड करती है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको समझा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिकल जो कंडक्टिविटी होती है किसकी, सेमी कंडक्टर्स की, उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।